नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आप देख रहे हैं आईएफएस का लाइफ साइंस वाला यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ जलगांव महाराष्ट्र से ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने सीएसआई नेट एग्जाम्स में बहुत लाजवाब शानदार रैंक हासिल किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कैसे रही थी उनकी जर्नी, किस तरीके से उनकी प्रिपरेशंस रही, क्या स्ट्रगल्स रहे और साथ में क्या नई स्ट्रैटेजीज और टिप्स हमें सीखने को मिलते हैं। तो जानते हैं उनकी जर्नी को एक बार। तो हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। यस सर। सर मेरा नाम संजना तायडे है और मैं सर वहाँ पे एक छोटा सा गाँव है पारस, वहाँ से मैं हूँ। और मैं अभी एमएससी कर रही हूँ सर, बायोकेमिस्ट्री से। भी मेरा सेकेंड ईयर शुरू है और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट में मेरा एलएस क्वालिफाई हुआ था, तो इस बार जेआरएफ हो गया है विद 67 रैंक। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। चलिए, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच। ओके, अब मुझे ये बताइए, घर का माहौल कैसा है, घर वाले कैसा है? बहुत खुश है सर। मम्मी भी बहुत खुश है, भाई भी खुश है। तो घर वाले तो खुश होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने मतलब जिस तरीके का रैंक हासिल किया है वो खूब ही लाजवाब वाला है। तो मुझे ये बताइए कि ये प्रिपरेशन की जर्नी मतलब कब से शुरू हुई थी, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे थे? सो सर, जब भी एमएससी में एडमिशन लिया लास्ट ईयर अगस्त में, तो तभी से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो आईएफएस का ही रिकॉर्डेड कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन किया था और तभी से शुरू कर दी थी प्रिपरेशन। ओके, तो आपने तभी से जो है इस पे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अब मुझे ये बताइए कि वाई सीएसआर नेट, मतलब आपने सीएसआर नेट को ही क्यों चुना? सर, एक तो मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है हम्म, और थोड़ा-सा क्या है कि अगर खुद की फेलोशिप हो तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। तो हम्म, शुरू से था कि अगर जल्दी से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो जाए तो एक सपोर्ट रहता है। तो हम्म। मैंने सीएसआई नेट चूज़ किया। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे ये बताइए, जब आपने जर्नी शुरुआत की तो आप कॉलेज के साथ साथ पढ़ते थे, कॉलेज के साथ साथ आप डेली प्रैक्टिस करते थे सारे। तो कैसा रूटीन फॉलो किया आपने, ताकि अभी अभी जिन्होंने बीएससी करके एमएससी में आए हैं तो उनके लिए भी वो फायदे का दिखे हमें? हाँ सर। तो सर, डिपार्टमेंट के साथ ही ये तैयारी भी मैंने मैनेज की थी। तो डिपार्टमेंट भी रेगुलर जाना ही पड़ता था। तो सुबह का जो टाइम था, मैं जैसे हम जल्दी उठ जाया करती थी, सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक। तो डिपार्टमेंट जाने तक के टाइम तक मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा मतलब जितना हो सके सुबह के स्लॉट में कर लेती थी। फिर 10 से 4-5 बजे तक का टाइम डिपार्टमेंट में चला जाता था। फिर उसके बाद में जो इवनिंग का टाइम है, उसमें प्रिपरेशन कर लेती थी। ओके। तो दोनों ऐसे मैनेज किया। हम्म। तो इवनिंग के टाइम में प्रिपरेशन कर लेती थी, बाकी जो है जी। डिपार्टमेंट के टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें होती थी आप। अच्छा, बहुत हाँ सर। बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था आपने जब इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस को शुरुआत करी तो? सर, जब ये तो सेकंड अटेम्प्ट है, जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब 8 यूनिट्स की थी। हम्म, तो क्योंकि तभी टाइम का भी थोड़ा ये था, तो उतनी ही कर पाई थी। तो अभी इस बार 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा ऐड किया, तो अभी 11 यूनिट्स की। तो डाइवर्सिटी और जेनेटिक्स छोड़ के बाकी सारी यूनिट्स की थी। हम्म। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुझे ये बताइए कि इन एंटायर प्रिपरेशन आपको कौन सी यूनिट ऐसी लगी कि जो मतलब सबसे इजी आपको लगी या पसंदीदा आपकी रही? सर, मुझे तो वैसे बहुत सारी इनमें से अच्छी लगती है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सिग्नलिंग, हम्म, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फिर सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सारी अच्छी लगती है यूनिट्स। ओके। और मुझे ये बताइए कि कौन सी यूनिट ऐसी रही आपके लिए कि मतलब जिसकी वजह से आपको लगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, भले ही आपने पढ़ी हो, बट जब सवालों की बात आई तो सवाल सॉल्व ना हुए या सवाल गलत होने लगे, तो कौन सी रही? अ, तो थोड़ा-सा जो मेथड्स के सवाल थे, मेथड्स इन बायोलॉजी, हम्म, जो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल करके पूछते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके, तो उन सवालों में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती थी मुझे।
ओके, तो उन तो सवालों में जो है आपको डिफिकल्टीज देखने को मिल रही है। बढ़िया। तो वैसे तो आपका मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में है, तो अगर वैसे देखा जाए तो मेथड्स के सवाल तो आपसे सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल एप्लीकेशन वाला होता है। फिर भी आपको क्या लगता है, ऐसी क्या दिक्कत रही जिसकी वजह से सवाल सॉल्व ना हुए? सर मेथड्स में क्या रहता है कि वो जैसे किसी और यूनिट के कॉन्सेप्ट में मर्ज करके वो क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा अगर उन मेथड से पूछा सीधे तो वो तो हो जाता है, बट अगर किसी से मर्ज करके पूछा तो डीएनए बैंड्स वगैरह तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एनालाइज करने में, तो उसमें थोड़ा सा लगता था। और क्या है कि हमारे पास चॉइस भी रहती है मेन एग्जाम में, तो मेरा ये था कि क्वेश्चन भले इजी हो डिफिकल्ट हो मार्क्स तो उतने हैं, तो उल्टा अगर उन क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ भी सके ताकि हमारे नेगेटिव कम हो सके तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो मैंने थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है उस पे ही काम किया था। बहुत बढ़िया। मुझे ये पूछना है कि जब ये मर्ज करके सवाल पूछे जाते हैं 2 यूनिट से 3 यूनिट से, तो ऐसे समय एज एस्पिरेंट्स आप किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहोगे, या मतलब करते थे? और जब आज आप क्वालिफाइड हुए हो तो आगे आने वाले बच्चों के लिए क्या सलाह होगी? सर एक तो पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर चाहिए, हम्म। 2-3 अगर मर्ज करके पूछा तो। और क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड देखा भी जाता है, तो वही एक है। और दूसरा सर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको लाइक अप्रोच समझ में आएगी कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो यही होता है कि वो ग्रेजुअली समझ में आ जाएगा। ओके। अब मुझे ये बताइए कि जब हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो बीच में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आते होंगे, प्रैक्टिकल्स है, इंटरनल है, फिर उसके अलावा हम प्रिपरेशन शुरुआत करने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है हम थोड़ा सैचुरेटेड हो जाते हैं, बर्नआउट एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो आपने कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखी इन सब चीज़ों में? सर वो तो होता ही है। दूसरा एक प्लस पॉइंट मैं ये कहूँगी सर कि क्योंकि सेमेस्टर का सिलेबस, हमारे लाइफ साइंसेस का सिलेबस, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस तो है नहीं। बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करती है, तो उससे लाइक सेमेस्टर्स के पेपर में हेल्प हो जाती है, तो वो हम उतना कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ है। फिर दूसरा, हमारे कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाते हैं, तो मैनेज हो जाता है उससे। और रही बात सैचुरेशन की, तो मैं ऐसा करती थी कि 2 दिन अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो तीसरे दिन उसके क्वेश्चन्स, ताकि अगर हम लगातार करते हैं ना, तो वही कॉन्सेप्ट्स लाइक वो सैचुरेशन आ जाता है। बट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें बीच में, तो वो थोड़ा-सा एक रिलैक्सिंग भी हमारे लिए हो जाता है, ताकि हम फिर अगले दिन से न्यू स्टार्ट कर सकें। तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजी रखती हूँ। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सर मैं यही कहूँगी कि अगर स्टार्ट करना है तो एक प्लान बनाते हुए स्टार्ट कीजिए। लाइक एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में जा रहे हैं, अगर आपको उसके आगे जाके रिज़ल्ट देखना है, तो अपने यूनिट्स सिलेक्ट कीजिए। और दूसरा है सर, मैं मेरी मतलब प्रिपरेशन में एक चीज़ कहूँगी कि जो नोट्स मैंने बनाए थे, लाइक जो लेक्चर देखते हुए, तो वो नोट्स काफ़ी बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया, क्योंकि मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए थे, ताकि जब नोट्स बनाते वक़्त ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। हमें लगता है शुरू में कि अगर हम नोट्स में टाइम देंगे तो हमारा शायद टाइम वेस्ट हो, बट वो वेस्ट नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम ही है। ताकि जब हम आगे रिवाइज़ भी करते हैं ना, तो उसमें वो चीज़ें जल्दी क्लिक होती है हमें। तो वो एक चीज़ है कि आप नोट्स अच्छे से बनाइए, फिर उन नोट्स को बार-बार आप रिवाइज़ कीजिए, जैसे आपको टाइम टेबल या फिर जैसे मैनेज करते हुए। और दूसरा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ेंगे, क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे अप्रोच करना है। और फिर मॉक पेपर एग्ज़ाम के दिन के लिए। बहुत बढ़िया। हाँ सर। और ये प्रिपरेशन लाइक मैंने अकेले नहीं की थी, माय फ्रेंड एंड मी, दोनों ने साथ में मिलकर की थी। तो मैं कहूँगी कि उसकी प्लानिंग एंड ऑल तो बहुत लाइक क्रेडिट उसको भी जाता है, लाइक प्रथमेश को। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। चलिए, आपने ये जो ग्रैटिट्यूड वाला फील रखा है अपने अंदर, उस लोगों के लिए आपने पास। आईएफएस को भी थैंक यू कहूँगी कि उनकी लाइक टारगेटेड पढ़ाई, उसकी वजह से भी ये हो पाया।
मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स जिनका लाइक सपोर्ट रहता है और माय वो फ्रेंड भी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू सर।